नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और आज हमारी इस ख़ास पेशकश में हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक सीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनका विनम्र व्यक्तित्व और काम करने की एक दृढ़ता के साथ और परिणाम देने वाली सोच के साथ काम करने की शैली है उनकी। करीब करीब 3 दशकों का उनका प्रशासनिक सेवा का एक बड़ा अनुभव है। और ये जो बड़ा अनुभव उनका है, इसमें तमाम कैपेसिटी में उन्होंने काम किया है, चाहे वो प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर के तौर पर हो, कमिश्नर के तौर पर हो, और उसके बाद जब मंत्रालय में वो सचिव से लेकर प्रमुख सचिव, और अभी तो मैनी मोर इज़ येट टू कम। तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं, पड़ाव हैं, लेकिन बेहिचक मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व, इन 3 विभागों के वो प्रमुख सचिव बीते कुछ समय से, बल्कि मैं कहूँगा कि एक लंबे समय से, इस मायने में कि परिणाम जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखे हैं, टूरिज़्म की मैं बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, और टूरिज़्म अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से और किसी भी राज्य या किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को गतिमान करने से है। मध्य प्रदेश की उज्जैनी में महाकाल कॉरिडोर और वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ हैं, उनका कॉरिडोर, ये बताता है कि किस तरह से अगर आप चीज़ों को नियोजित करते हैं तो किस तरह से आप अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए किस तरह से आर्थिक प्रगति और एक वैभव भी लेकर आते हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व शिवशेखर शुक्ल जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार शरद जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं पूर्व में सर, और हमारा आपका ये इंटरेक्शन बहुत दिन से ड्यू था। बहुत दिनों से ड्यू था जी। बहुत बंसल के धन्यवाद सभी सर। देखने वालों को। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तरफ तोतों की चहचहाहट है, और पास ही से ये जो मधुर बांसुरी की मधुर तान छिड़ी हुई है, और हम बैठे हैं तानसेन की नगरी ग्वालियर में। तो सबसे पहले मैं ग्वालियर से ही सर शुरू करता हूँ। बहुत समृद्ध है, हर लिहाज से बहुत समृद्ध है। आपके पास एक बड़ा विज़न है, मैं देख रहा हूँ आपकी पूरी टीम काम कर रही है। तो हम ग्वालियर से शुरू करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप इसको और इनरिच करने के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वालियर अपने आप में न केवल ग्वालियर शहर बल्कि ग्वालियर के आसपास जितने भी स्थान हैं वो अपने आप में एक अनोखा एक संगम प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से ग्वालियर रीजन का बड़ा महत्व हमेशा से रहा है, और इन सब बातों के दृष्टिगत ही मध्य प्रदेश शासन ने जो लगातार प्रयास किया, उसके फल अब दिख रहे हैं। यूनेस्को ने हाल ही में ग्वालियर को फोर्ट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव सूची में शामिल किया है, और कुछ समय पूर्व ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया है। यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क करके एक प्रोग्राम होता है, जिसमें यूनेस्को ने ग्वालियर को म्यूज़िक सिटी की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज़ किया है। पूरे विश्व में ऐसे 54-55 और शहर हैं। उस बड़े क्लब में मध्य प्रदेश का ये ग्वालियर शहर सम्मिलित हुआ है, जो यहाँ की सांगीतिक परंपराएं रही हैं, ध्रुपद ग्वालियर घराना और समृद्ध जो यहाँ की संस्कृति है, विरासत है, उसको एक बड़ी पहचान वैश्विक स्तर पर इससे मिली है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो हमारे पास विरासत है ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्रों की, ये पूरी तरीके से हमारी ओरिजिनल, और जिसको बोला जाए कि मध्य प्रदेश के जो शासक रहे हैं और बहुत ही जिनकी रुचि संस्कृति में रही हो, चाहे वो टैंजिबल हेरिटेज हो या इनटैंजिबल हेरिटेज हो, दोनों में हर एक जो शासन तंत्र रहे और जितने राजा रहे, जितने प्रकार के अलग अलग समय पे राजा आए, सब ने उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और जिसका फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि 2000-2500 वर्ष पुरानी जो संस्कृति और विरासत जो है, बिल्ट हेरिटेज, चाहे वो ग्वालियर फोर्ट हो या ग्वालियर के आसपास आप जाएं तो आप
पाएंगे कि श्रृंखला है पूरे ऐसे स्थानों की, हेरिटेज स्थानों की, जिसमें आपको विस्मृत करने वाली स्थान दिखेंगे। चीज़ें मिलेंगी। चाहे वो बटेश्वर हो, वो मितावली हो, पदावली हो, ककन मठ मंदिर हो, जी जी जी। और चंबल की ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी हैं जहाँ पर अभी भी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट केव्स आज भी हैं, और वो रॉक आर्ट अभी भी वहाँ जीवित है, और उसको भी यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में अपनी शामिल किया है। जी जी। तो दो बड़े काम जो पिछले 2-3 साल में हुए, वो यूनेस्को के माध्यम से इसको विश्व पटल पे रखने का मध्य प्रदेश शासन का प्रयास रहा, वो सफल हो रहा है। और साथ ही जो इतिहास और विरासत को सहेजने से सरोकार रखते हैं, और ऐसे विश्व के पर्यटक जो कि हिस्ट्री बफ्स हैं, हिस्ट्री लवर्स हैं, उनके लिए ग्वालियर एक बहुत ही, जिसको बोला जाए, उपहार स्वरूप उनको ये वहाँ पर अंकित होने से उनको प्राप्त हुआ है। तो इन सारे प्रयासों का फल ये है कि यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है, और न केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अब यहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन करके उभरेगा। वो इसलिए भी क्योंकि हम दिल्ली के बहुत नज़दीक हैं, ग्वालियर में बात करें, आगरा के बहुत नज़दीक हैं। दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है विदेशी पर्यटकों के लिए, और हमारा प्रयास है इस ट्रायंगल को भेद करके इसे हम सर्किल में बना दें, ताकि हमारा ग्वालियर के बाद जितने भी मैंने स्थानों के नाम लिए वो, फिर आपका ओरछा, खजुराहो, और ये सारे स्थान जो कि भारतीय इतिहास को समग्रता से प्रदर्शित करते हैं, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी योजना है। सर, मैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखूं तो इंजीनियरिंग से आप आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि संस्कृति में, इतिहास में अध्ययनशीलता तो जाहिर है ही आपके भीतर। जितनी रुचि से मैं देख रहा हूं कि आप अपनी टीम के साथ इस डिपार्टमेंट में रहते हुए काम आगे बढ़ा रहे हैं, जाहिर है एक बहुत इनर अटैचमेंट भी आपके भीतर इन सारी चीज़ों को होगा, क्योंकि हालांकि एक प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने एक्सीलेंस को शो करता है, लेकिन संस्कृति में मैंने देखा कि एक अलग भाव हमेशा मुझे नज़र आया आपके भीतर। इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जी देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत, मैं हर एक को ये आग्रह करूँगा कि उस पर दृष्टिपात जरूर करें। भले ही आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड से आप आते हो, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहाँ की विरासत और संस्कृति अभी अक्षुण्य है और हमारे सामने उपलब्ध है, और उसमें भी मध्य प्रदेश तो चमत्कार है। एक तरफ आप 1 लाख साल पुरानी प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट की बात करें तो हमारे प्रदेश में मौजूद है, पूरी श्रृंखला मौजूद है, ये नहीं कि एक ही जगह हो। पूरे प्रदेश में पश्चिम से पूर्व आप चलेंगे तो पूरा आपको दिखेगा। इसी प्रकार से अलग अलग शासनकाल जो हुए, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, सातवाहन, बुंदेलास, चंदेलास, परमार, जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई, उनके जो असीम कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, वो डायनेस्टीज़ को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने शासन तो किया ही होगा, परंतु ऐसा हेरिटेज छोड़ के गए हमारे लिए। यदि हम उस पर दृष्टिपात ना करें तो ये मतलब हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे अंदर जो भाव है, भले ही मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग करके आता हूँ, परंतु संस्कृति के प्रति लगाव और अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा, इसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी जो रिच कल्चरल ऑफरिंग्स हैं, उन्हें हम दुनिया के सामने ज़रूर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मध्य प्रदेश की विरासत आपने नहीं देखी, यहाँ का इतिहास, यहाँ करके हर एक काल के इतिहास को आपने नहीं देखा, तो आपने हिंदुस्तान को नहीं देखा। हम हिंदुस्तान के दिल हैं, और दिल होने के नाते और इतनी चीज़ें हम इस दिल के अंदर समाये हुए हैं, समेटे हुए हैं, और हम चाहते हैं दिल ये खुले और हर एक के लिए ये अपने दिल को हम खोल करके दिखाएं, और लोग आकर के यहाँ पे लुत्फ़ लें, आनंद लें, और इस बात को अप्रिशिएट करें कि 2000 से 5000 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स, दुर्ग और किले, इस प्रकार की चीज़ें आज भी हमारे यहाँ मजबूती से खड़ी होकर अपनी गौरव गाथा गा रही हैं।
आप पूरे दुनिया में किसी भी देश में जाइए, एक ही देश, और यहाँ तो हम एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, इतना रिच कल्चरल हेरिटेज आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी। इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि आज भी अच्छी स्थिति में हैं। और मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है कि मॉडर्न ज़माने में तो हम मॉडर्न बिल्डिंग्स बना लेते हैं और हमारे पास हर प्रकार के उपकरण हैं, जेसीबी मशीन से लेके एक्सकेवेटर से लेके हर प्रकार की चीज़ें हैं, और फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की, लोहे की, सब प्रकार की चीज़ें हैं। उस ज़माने में जब ये सब कुछ नहीं था, मैनुअल लेबर से और पत्थरों पे पूरा काम किया जाना जी। और ऐसे दुर्गम स्थानों पे, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ आज भी आप जाते हैं तो जाने में भी आपको कष्ट होता है, वहाँ पे कैसे ले गए होंगे, कैसे इतना विशाल मॉन्यूमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए होंगे, और क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या उनका आर्किटेक्चर था, जो कि आज भी वो खड़े हुए हैं। ना कोई मेंटेनेंस ज़्यादा उनकी दरकार है, ना कुछ है। और आज हम बताइए, क्या हमने पिछले 200 वर्षों में कोई ऐसी भी इमारत बनाई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जिसको देखने लोग जाते हो? देखने लोग जाते हैं। और यहाँ पर हमारे हर कोने में मध्य प्रदेश के आपको एक श्रृंखला मिल जाएगी ऐसे मॉन्यूमेंट्स की। तो ये हमारा दायित्व बनता है। और जब शासन ने मुझे प्रमुख सचिव के पद पर बिठाया है संस्कृति और पर्यटन, तो दोनों का समावेश करते हुए, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हुए, मेरा ये दायित्व और भी बढ़ जाता है कि जो मैं समझा हूँ उसको और भी लोगों के सामने, और मध्य प्रदेश शासन की मंशा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि कल्चर और टूरिज़्म उनके हृदय में बसता है, उनकी मंशानुरूप इतना काम यहाँ पर हम अच्छे तरीके से करें, पर्यटकों को और ऐसे जो संस्कृति प्रेमी लोग हैं उनको न केवल हम इसके बारे में बताएं, बल्कि जब वो आते हैं तो उनके लिए सर्व सुविधा युक्त वातावरण हो, सुरक्षित वातावरण हो, और वो इसको रिलिश करें, एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें, और ये सारी जानकारी आगे की पीढ़ी में हमारे पास ऑन हो, ताकि उन्हें अपने भारतीय संस्कृति और यहाँ का जो ओरिजिनल हमारी आर्किटेक्चर है उस पे उनको गर्व हो। हम केवल पाश्चात्य को ही ना माने अपना देवतुल्य, हम ये देखें, पीछे पलटें और देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें थीं जो कहीं हम खोते चले जा रहे हैं, उन्हें संवारना कितना ज़रूरी है, उनसे इंस्पिरेशन लेना कितना ज़रूरी है, और जो भी हमारी ये हेरिटेज है ये अमूल्य है, और इसके बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए हम जितना भी काम करें वो कम है। आप शायद सहमत हो इस बात से कि जो भी हमारी बहुत समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है, इसके लिए हमें एक बहुत बड़े कैंपेन की ज़रूरत है। और ये कैंपेन सिर्फ संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का दायित्व तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम लाल किला पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भोज के बारे में भी जानें, विक्रमादित्य के बारे में भी जानें। जिस तरह से आपने बताया कि 1 लाख वर्ष पुराने हमारे पास बहुत ही खूबसूरत भित्ति चित्र हैं, और ये मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक आपको निरंतर दिखते हैं। अगर हमारे विश्वविद्यालयीन और स्कूली पाठ्यक्रम में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए भले ही अस्थायी रूप से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हों कि एक विद्यार्थी को बचपन से ये चीज़ मालूम पड़े कि उसका मध्य प्रदेश कितना समृद्ध है, तो एक और डीप अटैचमेंट के साथ वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पूरा जोर इसी बात पे होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को कैसे रुचिकर तरीके से आगे की पीढ़ी को हम पहुंचाएं, और पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बने ही, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक ये प्रयास रहा है, चूँकि पर्यटन विभाग भी मेरे पास है, हम ऐसे म्यूज़ियम्स की एक श्रृंखला पूरी हम बना रहे हैं जी, जो कि इन सभी ऐतिहासिक विरासतों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग, एनरिचिंग मैनर में प्रस्तुत करेगी। उसमें हम भीमपेटका के पास में एक बड़ा अच्छा म्यूज़ियम बनाने वाले हैं, जिसमें शैल चित्रों के बारे में जानकारी होगी रुचिकर तरीके से। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि विश्व के जितने भी स्थानों में शैल चित्र हैं उनमें क्या विशेषता है, और उस समय कैसे हुआ, कैसे उसका हम कंजर्वेशन करते हैं वगैरह सारी बातें होंगी। ऐसे ही हमारे जितने भी अन्य आयाम हैं, आप देखेंगे भोपाल का ट्राइबल म्यूज़ियम बहुत सुंदर, जनजाति संग्रहालय इतना खूबसूरत बना है, जो आता है वहाँ खो जाता है। यस। और हमारे यहाँ के जो जनजातीय कला संस्कृति को इतने रुचिकर तरीके से वहाँ प्रस्तुत किया गया है कि न केवल आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है उनकी परंपराओं, उनकी विशेषताओं के बारे में, बल्कि
आप सहमत होते हैं कि कितनी डीप और कितनी रिच संस्कृति के हम लोग सहभागी हैं। इसी प्रकार से हमने खजुराहो में उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए एक आदिवर्त म्यूज़ियम बनाया है, जहाँ पे आदिवासी संस्कृति, हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति, कला, उसको दिखाया गया है। और उनके हैबिटेट्स भी वहाँ बनाए हैं, कैसे घर होते हैं उनके, अलग अलग लोगों के अलग घर होते हैं, भील, गोंड, बैगा, जितने भी हमारे जनजातीय भाई हैं उनके सबके अलग अलग रहने के तरीके होते हैं, वो सब शोकेस किए गए। ग्वालियर में भी हम म्यूज़ियम्स की श्रृंखला बना रहे हैं। हमारे जो समृद्ध इतिहास है और ख़ास तौर से जिसको हम कहें आधुनिक, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मिडिवल और उसके पहले भी यहाँ पर जिनके कंट्रीब्यूशन से आज हिंदुस्तान जो है वो है, उनके बारे में एक वीर भारत न्यास के रूप में हम एक म्यूज़ियम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे म्यूज़ियम्स एंड लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स सभी जगहों पे, आप जहाँ भी हमारे बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं, आपको सभी जगह बहुत अच्छे अप टू डेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मिलेंगे। वाह। तो ये हमारा एक प्रयास है कि इस तरीके से हम आउटरीच करें और ख़ासतौर से यंग जनरेशन को, जो कि उसी बहाने उसको देखेगी तो उन्हें थोड़ा उत्सुकता बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, फिर वो और फर्दर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है संस्कृति विभाग में डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें पुरातत्व जो हमारा संचालय है, सभी जिलों में 55 जिलों में हर एक तहसील और हर एक गांव में जो भी विरासत मौजूद है उसका 100% सेंसस सर्वे करके डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। और अभी तक हम 44 जिलों का हम करके प्रकाशित कर चुके हैं। वाह। और ये अब बहुत जल्दी अमेज़न और आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होंगे। जी। तो ऐसे विद्यार्थी, शोधार्थी, इतिहास में रुचि रखने वाले, मैं स्वयं खरीदना चाहूँगा। जी, पूरा सेट आप खरीद सकते हैं। जी जी। इसी प्रकार से हमारा स्वराज संचालय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। उसमें हम लोग जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे ज्ञात और अज्ञात ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनका आज शायद कोई नाम लेने वाला नहीं है, पर उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपना जीवन दान करके किया, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन करा करके हम सभी ज़िलों के डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें उनका नाम होगा, विवरण होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। और तीसरी चरण में जितने भी ज़िले हैं उनमें जो गैजेटियर लिखे गए वो अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखे गए, जिसमें एक अंग्रेजी मानसिकता का पुट था। और वो जिस दृष्टि से भारत में आए थे शासन करने और एक्सप्लॉयटेटिव उनकी जो उनका राजनीति का हिस्सा था, वो उस दृष्टि से लिखे गए थे। उसे आज की दृष्टि से और भारतीय मानसिकता से वापस हम रीलुक कर रहे हैं, रिविज़िट कर रहे हैं, और सभी ज़िलों के गैजेटियर्स आपको 1 से 2 साल के अंदर रीराइट करके हम मध्य प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। मेरे ख्याल से इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एब्सोल्युटली, है ना सर? पूरे देश में इतना गंभीर हाँ। और इतना वाइड स्प्रेड काम शायद ही किसी प्रदेश में हुआ हो। और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आगे की पीढ़ी को सही जानकारी सही तरीके से उपलब्ध हो सके। आज इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ भी है, नुकसान बहुत है, परंतु लाभ भी है कि आपके एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको जानकारियाँ उपलब्ध होती है। तो हमारा दायित्व है कि ये पुस्तकें और जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ये किसी लाइब्रेरी की शोभा ही केवल ना बढ़ाएं, ये वाइडली पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध हो। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ सर मैं देख रहा हूँ जो आपकी लीडरशिप में, मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में चल रही है। हम माँ नर्मदा के उद्गम स्रोत वाले राज्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं और बड़ी रिच वाटर बॉडीज़ हैं मध्य प्रदेश में। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा जोर है, मंदसौर के पास एक गोवा के बीच की तरह हमारे पास एक सुंदर तट है, फिर ओंकारेश्वर के पास है, फिर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि स्टैचू ऑफ वननेस से लेकर गुजरात तक आप 130 किलोमीटर के जल मार्ग पर क्रूज़ एक चलाने की योजना है। तो मध्य प्रदेश की वाटर बॉडीज़ का किस तरह से एक बहुत नियंत्रित इस्तेमाल, इको फ्रेंडली इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश में कि अभी हमने हर प्रकार की हेरिटेज को बचा के रखा है। अगर आप यहाँ के जंगलात की बात करें, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, तो वो भी एक नेचुरल हेरिटेज है। इसी प्रकार यहाँ की नदियाँ, यहाँ के बड़े जलाशय, तालाब, ये सब भी नेचुरल हेरिटेज के ही पार्ट है। और कई नदियों पे अच्छे बड़े बांध बनने से उनमें बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ क्रिएट हो गई हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि पर्यटन केवल कुछ शहरों या कुछ डेस्टिनेशंस तक ही केंद्रित ना रह जाए। और ख़ास तौर से हमने ध्यान दिया कि कोविड के बाद में पर्यटन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है थिंकिंग में लोगों की, और लोग क्राउडेड जगह पे जाना पसंद नहीं करते। अब वो ज़माने चले गए। अभी पर्यटन जो है मोस्टली ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के ऊपर केंद्रित हो गया है,
जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो, शांति हो, बिल्कुल सुरम्य आप वातावरण हो, जी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं हो और नेचर हो, बहुत सीरीन एनवायरनमेंट हो और अगर साथ में वाइल्ड लाइफ और ये सब चीज़ें हों तो कहना ही क्या, सोने पे कहना ही सुहागा। क्या जी। और मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसे स्थान मतलब पग पग पर हैं पग पग पर है और जी। हमने ऐसी 22 वाटर बॉडीज़ आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर हम वाटर टूरिज़्म, वाटर एडवेंचर टूरिज़्म और इस प्रकार की प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहाँ पर जहाँ पर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इतनी जल्दी आ सकता, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे, सुंदर और लग्जूरियस टेंट सिटीज़, जिनको आजकल ग्लैम्पिंग के नाम से जाना जाता है, ग्लैमरस कैंपिंग, ग्लैम्पिंग के माध्यम से हम वहाँ पर उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने सही उदाहरण दिया है, जैसे गांधी सागर एक है, वहाँ पे हमारी ग्लैम्पिंग साइट ऑलरेडी है और दूसरा हनुवंतिया में हमेशा हम लगाते ही हैं। और भी अन्य वाटर बॉडीज़ पे या तो हम अपने रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। ये कुछ सिरसा या सिरसी जैसा सरसी आइलैंड अभी हमने सरसिया, डेवलप जी, किया है शहडोल जी, के पास में। शहडोल के ऊपर। रिवांचल अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही समृद्ध पर्यटन की दृष्टि से स्थान है, परंतु चूंकि हमारे यहाँ से सेंट्रल भोपाल से और अन्य स्थानों से दूर पड़ता है, जी। इसलिए दृष्टि कम जाती है। तो वहाँ भी इस प्रकार के स्थान आइडेंटिफाई किए। तो एक सरसी आइलैंड है जो बाणसागर डैम बना है, उसके बैक वाटर में है, सुंदर सा टापू है, हर तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। वहाँ पे हमने बहुत अच्छा एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट बनाया है, जहाँ पर अगर आप जाके रहते हैं तो शायद आप पूरे ह्यूमैनिटी से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके, और यदि आपके मन में कोई पुस्तक लिखने की इच्छा है तो पुस्तक आप लिख पाएंगे वहाँ पर। अब यदि कवि हैं तो कविता अपने आप बाहर आ जाएगी। हाँ ऐसा करके हमने उसको डेवलप किया है। जी जी जी। और इसी श्रृंखला में पहले भी हमने दूसरे भी सैलानी आइलैंड हमारा ओमकारेश्वर के पास में बहुत सुंदर रिजॉर्ट है, और इस प्रकार के अन्य स्थानों पे हम करते चले जा रहे हैं और ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हमारी हैं उनको हम डेवलप करने की दिशा में इनको प्रमुखता से डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और वहाँ पे आनंद ले सकें। एक दो सवालों के साथ ख़त्म करूँगा। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं और मुझे लग रहा है जिन आपकी बातों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और बहुत उत्साहित हूँ कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि हम एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में, आप अवार्ड्स तो बहुत सारे लेकर आते ही हैं हर साल, मुझे लगता है एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मध्य प्रदेश उभरेगा, जिसकी अपनी निजता भी है। जैसा आपने कहा, वाइल्ड लाइफ रिच। अब जिस प्रदेश की राजधानी में ही 22 टाइगर घूम रहे हो आसपास 25 किलोमीटर के रेडियस में, तो किस तरह से आप रिसोर्सेज डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ये, जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप उसका मॉन्यूमेंट का पूरा धरोहर को सहेज रहे हैं, आगे कैसे हम रोड मैप देखते हैं? जी, बिल्कुल आपका प्रश्न उचित है और इसमें मैं आपको ये केवल एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा शुरुआत में ही। यदि मंशा अच्छी हो और प्रयास हो तो कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, खुद ब खुद रिसोर्सेज चल के आपके पास आ जाते हैं। मैंने ये अनुभव किया है व्यक्तिगत जीवन में। पिछले 4.5 वर्षों से मैं पर्यटन और संस्कृति विभाग का जिम्मा संभाल रहा हूँ, और जब मैं शुरू में आया था तो मुझे ये बात कहीं लगी थी कि हम करना तो बहुत चाहते हैं, मगर धनराशि इतनी कहाँ से आएगी, कैसे होगा और कैसे इतने बड़े बड़े काम हम संभाल पाएंगे। मगर मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जब एक आपके पर्पस में प्योरिटी होती है और सिंसियरिटी होती है तो रिसोर्सेज खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं, आ जाते हैं। और आज हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कभी भी किसी प्रकार के फंड्स की, रिसोर्सेज की कमी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रोत्साहन रहा है, मार्गदर्शन रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी पर्यटन के जो हैं उनका हमेशा से प्रोत्साहन, मार्गदर्शन रहा है, और वित्तीय स्रोतों को उपलब्ध कराने में या मानवीय स्रोतों को उपलब्ध कराने में हमें हमेशा सुगमता, सहजता रही है, कभी भी हमें दिक्कत नहीं हुई। केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों में बहुत गहरी अपनी पहचान रखता है, और वहाँ पे यदि कोई भी हम परियोजना भेजते हैं और उनके किसी भी स्कीम में फिट इन होती है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मध्य प्रदेश को सपोर्ट करने में देते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि वहाँ दोनों मंत्रालयों के सचिव महोदय, पर्यटन मंत्रालय में सचिव महोदया, और वहाँ पे माननीय मंत्री जब भी रहे हैं, इतना सहयोग हमें प्राप्त होता है और आउट ऑफ द वे जाकर के हमें सपोर्ट करते हैं। तीसरे स्तर पे हमारे पास खुद अपने रिसोर्सेज हम जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। बहुत सारे परियोजनाएं हम पर्यटन में ला रहे हैं जो पीपीपी पे आधारित हैं, निजी और जन भागीदारी पे होंगी। जहाँ जहाँ पे हमारे अपने अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं,
उनमें भी हम कुछ ऐसे होटल रिजॉर्ट्स को पीपीपी के माध्यम से चलाएंगे और रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। ये हमारी ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। साथ ही हमारे पास एक हेरिटेज ट्रस्ट बना हुआ है आर्कियोलॉजी में, उसमें भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं। और हम आह्वान भी करते हैं कि सीएसआर के तहत कोई भी संस्था अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है पर्यटन की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से या पुरातत्व की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा सुगम और अच्छा स्थान उनको नहीं मिलेगा। और बहुत ईमानदारी से और पूरी प्रामाणिकता के साथ यहाँ पर काम किया जाता है और बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का काम डिलीवर किया जाता है और जो वर्षों तक लोगों को याद रहता है। बहुत धन्यवाद करूँगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो इस खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।